बढ़ जाती है। आज का जो हमारा विषय है रोल ऑफ एनसीपीसीआर इन करंट सिनेरियो, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं करता हूँ श्री प्रियंका कानूनगो जी। आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। सर, ओवर टू यू। नमस्कार आप सभी, मुझे आशा है कि सभी को नमस्कार। ये बड़ी कठिन समय में हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष सदस्य, सभी राज्य बाल आयोगों के सम्मानित अध्यक्ष सदस्यगण, सभी बाल अधिकार कार्यकर्ता, हम सभी कोविड की ये दूसरी लहर में बहुत ही ताकत से फ्रंट पर खड़े होकर इसका सामना कर रहे हैं। बच्चों को इससे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आप सभी वो योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में देश को आगे ले जाने वाले, देश को भविष्य में ले जाने वाली पीढ़ी को बचाने का काम किया। उनको आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए वो जो कंधे हैं उनको संरक्षित करने का काम किया। हम लोग आज इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी की भावना के अनुरूप पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में से बच्चों के लिए घोषणाएं की है। मैं 1-2 मिनट में चौबे जी, राघवेंद्र जी, आपकी उपस्थिति में, यहाँ सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में केवल उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो पहली घोषणा है वो ये है कि 18 साल की आयु में बच्चे को एक 10 लाख रुपए की एफडी मिलेगी। उसके स्टाइपेंड से 23 साल की आयु तक उसको स्टाइपेंड मिलेगा उसके ब्याज से। अब यहाँ पे जो देश भर के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की एक बहुत पुरानी और प्रतीक्षित मांग थी कि आफ्टर केयर को 21 साल से बढ़ाया जाए, तो ये स्वतः पूरी हो गई। और यहाँ पे आप सभी लोग समझदार हैं और ये जानते हैं कि जब एक बेस्ट प्रैक्टिस इवॉल्व हो जाती है तो उसको रेप्लिकेट करवाना बहुत आसान होता है। और जब ये बेस्ट प्रैक्टिस सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आती है तो इसको बहुत ही आसानी होगी हमको आगे जे एक्ट में इसके संशोधन प्रस्तावित करने के लिए। और ये तो एक बहुत ही बड़ा काम है वो हुआ है और हम लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद 18 वर्ष की आयु में बच्चा 12वीं पास करता है। 21 वर्ष की आयु में, क्योंकि 6 साल की आयु में तो उसका एडमिशन होता है, 21 वर्ष की आयु में वो केवल प्लेन ग्रेजुएशन कर सकता है। प्रोफेशनल डिग्री के लिए अगर उसको एक आध साल का ड्रॉप लेना पड़े तो वो 21 साल की आयु तक आर्थिक रूप से सक्षम तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं भारत में वो 5 साल की हैं, चाहे वो 12th के बाद एडवोकेट बनने के लिए हो, चाहे वो 12th के बाद मेडिकल के लिए जाने को हो। इंजीनियरिंग भी 4 साल का है, ग्रेजुएशन के बाद MBA फिर 2 साल लगते हैं, तो 5 साल तो लगते ही हैं 18 साल के बाद। तो ऐसे में 23 साल तक का कवर देना बिना कानूनी प्रावधान के देना, ये वही सोच सकता है जो अभिभावक की तरह सोचे। तो मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगा कि हम सबको प्रधानमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने सरकार के मुखिया होने के नाते घोषणा की, इसलिए कि बच्चों के अधिकारों के मर्म को समझा और हमारी बरसों की ये मांग भी उन्होंने साथ में पूरी की है कि 23 साल तक का ये आफ्टर केयर प्रोग्राम उन्होंने दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो घोषणा है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे, अब उनकी फीस कौन देगा, ये यक्ष प्रश्न है। उनकी फीस पीएम केयर्स फंड देगा, शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत देगा। और इसमें हम सभी को ये सुनिश्चित करना है कि कोई स्कूल माइनॉरिटी होने के नाम पे किसी और बहाने से बच ना पाए। सभी बच्चों की जानकारी सीडब्ल्यूसी को तो आएगी ही आएगी, सीडब्ल्यूसी प्रॉपर रिकमेंडेशन कर पाए जिससे कि इन बच्चों को फ्री में आगे की एजुकेशन मिल पाए। एक और घोषणा है वो पीएम जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है उसको लेकर के है कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी बच्चों को मिलेगा। और सभी राज्य सरकारों ने लगभग सभी राज्य सरकारों ने भी 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक बच्चों को अलग अलग योजनाओं का लाभ देने के लिए स्कीम्स लॉन्च कर दी है।
तो कुल मिला के एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिव कवर भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने दिया है। इसके लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमको सरकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए और ये अनुरोध करना चाहिए कि आगे भी इसी प्रकार बच्चों के हितों के लिए संवेदनशील रवैया सभी लोग अपनाते रहें। जी चौबे जी, ओवर टू यू। जी, कुछ हमारे प्रश्न उत्तर रहेंगे। इस सत्र को हम इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे पास जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो आपसे हम एक एक करके लेते रहेंगे। ठीक। और बीच में अगर किसी का प्रश्न होगा तो मुझे व्हाट्सएप करेगा या हैंड रेज करे, माइक अपना चालू ना करे। एक बहुत बहुप्रतिष्ठित प्रश्न है कि बाल कल्याण समितियों की जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है और 1 वर्ष लग जाते हैं हमको समझने में। कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्रेनिंग भी नहीं होती है 1 साल में। तो इस बारे में आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन है कि क्या कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या क्या लगातार 2 कार्यकाल दिया जाए? कई जगह ये भी देखा गया कि कहीं 12 बैठकें हैं, कहीं 20 बैठकें हैं। तो पूरे देश में क्या बैठकों को लेकर के और मानदेय को लेकर के ये एक प्रश्न जो है सभी की तरफ से आया है, इस पे आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, कार्यकाल तो नहीं बढ़ाना चाहिए। कार्यकाल इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि 3 साल का जो समय आयोगों में होता है वो सभी आयोगों में 3 साल का समय ही दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट। और आयोग में काम करने के लिए या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में काम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल का समय बहुत पर्याप्त है। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है या प्रशिक्षण की बात है, एक्ट ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि ना समझ लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर बनेंगे। एक्ट की अपेक्षा ये है कि समझदार लोग, क्षेत्र के जानकार लोग, कानून की समझ रखने वाले लोग ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर हों। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जिन प्रकार की स्थितियों में नियुक्तियाँ होती हैं, जैसे मैं खुद के बारे में भी आपको बता सकता हूँ, बड़ी सच्चाई के साथ बताऊँगा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता रहा था, शिक्षा के क्षेत्र का मुझे अनुभव था, लेकिन बाल अधिकार के दूसरे बहुत सारे एक्ट्स को मैंने भी आयोग में सदस्य बनने के शुरुआती 1 महीने के अंदर पढ़ डाला, समझ डाला। तो 1 साल का समय तो बहुत ही बेकार सी बात है कि लोग ये कहें कि हमको ट्रेनिंग नहीं दी या ट्रेनिंग नहीं मिली। आप लोग समझदार हैं, आप लोग प्रशिक्षित अगर नहीं है तो आपको खुद पढ़ना है। क्या कोई यूनिसेफ वाला आके आपको ट्रेन करेगा? उसको क्या पता है? आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को निर्णय देने, आप पढ़िए ना। जे एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने पेज हैं, 110 सेक्शन है, कितना दिन लगेगा पढ़ने में? और इसका सबसे सीधा तरीका ये है कि जे एक्ट को अपने साथ रखिए। आज भी कोई अगर मेरा बैग देखे जो मेरे साथ चलता है, उसमें 6-7 एक्ट हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये तो आपको कब खोल के कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ जाए, कौन सा सेक्शन देखना पड़ जाए, किसने किसको आदेश देना पड़ जाए, ये तो प्रैक्टिस की बात है ना। तो प्रैक्टिस में रखिए ये आदत। और आदत डालने के लिए हमने अभी कोविड में देखा, कोविड अनुरूप आदत डालने के लिए 21 दिन लगे ना देश भर में लोगों को। तो 21 दिन का समय बहुत है। आप किताब साथ रखिए, किताब देख देख के आपको निर्णय करना है। आपको मदद करने के लिए जहाँ कहीं उलझते हैं, अटकते हैं, राज्य बाल आयोग है, राष्ट्रीय बाल आयोग है, हम सभी के नंबर आपके पास है। CCF एक बहुत बढ़िया आपको इकोसिस्टम अवेलेबल करा रहा है, पूछिए ना। पूछने में शर्म प्लीज मत करिए। मैं आज भी दिन भर में 10 बार किसी ना किसी चीज पे किसी ना किसी से राय लेता हूँ। राय लेना आपकी मेहनत का प्रदर्शन है, आपके कम ज्ञान का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी संसार में सर्वज्ञ नहीं होता। बड़े से बड़े वकील, बड़े से बड़े जज, वो भी राय लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े जज, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बाल अधिकारों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरे सामने मुझसे ये कहा कि प्रियंक देखो, मेरे को क्रिमिनल लॉस तो बहुत नहीं पता, मैंने सिविल की प्रैक्टिस की जिंदगी भर, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए वो, लेकिन मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको जब दिक्कत आए, जिस व्यक्ति को आप जानकार मानते हैं, फोन करिए और पूछ लीजिए, उसमें कोई बात ही नहीं। जी, तो एक चीज तो क्लियर है
कि आयोग के तरफ से भी ये रिकमेंडेशन नहीं जाएगा कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या 5 साल किया जाए। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड काल चल रहा है, हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है बालकों के पुनर्वास के लिए। इस पूरे परिदृश्य में बाल कल्याण समितियों की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? और कहीं कहीं पे जो अभी मुख्यमंत्री की योजना या प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, उन समितियों में शायद बाल कल्याण समिति को सदस्य के रूप में नहीं रखा गया है या रखा जाना है, इसके बारे में थोड़ा आपसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे। मैं एक तो चौबे जी सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मुझे जो दुख है, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। एक मिनट हेडफोन यूज करेंगे तो बेटर होगा। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जी अब ठीक है, कम जी। देखिए, मुझे आधिकारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है बात, वो ये है कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, एक्ट को नहीं पढ़ते, और एक्ट को ना पढ़ने के कारण जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि हमको जानकारियों का पता नहीं होता, हम दिन भर अधिकार ही अपने मांगते रहते हैं, और बच्चों को अधिकारों की तरफ हमारा ध्यान होने के बजाय हम खुद के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में अधिक समय निकाल देते हैं। ये भूमिका रखना इसलिए जरूरी है, पूरे कोविड काल में CWC से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो एक एक बच्चे का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनवा के उसको खुद पूरा पढ़ते हैं, एक एक बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बना के खुद उसको पूरा पढ़ते हैं? मैंने इतनी डिटेल्स में कागज भेजे हुए हैं। एक जो मध्य प्रदेश के CWCs का ग्रुप है, उसमें सौभाग्य से आप लोगों ने मुझे रखा हुआ है। मैंने बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट भेजा था। मैंने 2 दिन पहले उस ग्रुप में डाला था कि CWCs को क्या क्या काम करना है। मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा। CWCs को एम्पावर करने के लिए अदालतों से लेकर के सरकारों तक जितना संघर्ष राष्ट्रीय बाल आयोग इस समय कर रहा है, उतना कभी नहीं हुआ। हमें आपसे बहुत मदद की आवश्यकता है। आप लोग प्लीज हमको वो मदद दीजिए, हमको वो ताकत दीजिए। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, यूनिसेफ के लोग एक एडवोकेसी कर रहे हैं पूरे देश में इस वक्त कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाई जाए। आपने भी चौबे जी वही बात करी कि समिति बनाई जा रही है, हमको नहीं रख रहे। अरे आप मुझे एक बात बताइए, आपको ताकत एक्ट ने दी, एक्ट भारत की संसद ने बनाया है। एक्ट की दी हुई ताकत के प्रति आपके जिले का DM भी आपके प्रति जवाब दे रहे हैं, है कि नहीं? आप दूसरों की कृपा पे समितियों में और ज्यादा रखा कर क्या कर लेंगे? आपको जो ताकत मिली है उसका उपयोग करिए। एक एक उपेक्षित बच्चा, एक एक वंचित बच्चा, एक एक ऑर्फन बच्चा, एक एक बच्चा जिसके परिवार के सदस्यों के कमाने वाले सदस्य को उसने खो दिया है, जिसको मदद की जरूरत है, उनको अपने समक्ष प्रस्तुत करवाइए, आदेश निकालिए। बाल स्वराज पोर्टल बनाया है हमने, मैं उसके बारे में बताऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को आदेश दीजिए कि बाल स्वराज पोर्टल पे इसकी जानकारी अपडेट की जाए। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को देश भर की CWCs का डाटा पहली बार आयोग ने इकट्ठा किया। आप लोगों के सभी के ईमेल आईडीज लिए, व्हाट्सएप नंबर लिए, मासी करके एक ऐप बनाया था हमने पिछले दिनों, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, चिल्ड्रन होम्स के इंस्पेक्शन के लिए। मुझे शर्म आती है आप लोगों के बीच में ये बात कहते हुए कि CWCs ने उसके माध्यम से निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाना आवश्यक नहीं समझा। बड़ी शर्मनाक बात है। हमारा यही काम है, केवल हमको ईश्वर ने अवसर दिया है बच्चों का काम करने का। जीवन भर में 3 साल ही आप पुण्य कमा पाओगे, पूरी जिंदगी हम लोग पाप इकट्ठे करते हैं, 3 साल में पुण्य इकट्ठे कर लो, इतनी सी बात है। इसलिए आपकी जो समिति है अभी, वो सबसे ताकतवर समिति है, उसे एक्ट का मैंडेट है, आपको किसी अन्य समिति में रखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद। हमें अपने अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता है और एक्ट को पढ़ने की आवश्यकता है। एक प्रश्न और आया है, ऐसा देखने में आया है कहीं कहीं पर कि बाल गृहों द्वारा धर्मांतरण भी कराया जाता है, जो कि गैर कानूनी है।
इसके कानूनी पक्ष क्या है और इसमें आयोग की क्या भूमिका है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28(3) ये स्पष्ट कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में बच्चे को उसके धर्म के अलावा किसी धर्म की शिक्षा दी जाती है तो ये संविधान का उल्लंघन है, बच्चे के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 ये सब भी बच्चों के विभिन्न अधिकार जो देते हैं उसमें उसकी निजता का अधिकार भी है। आर्टिकल 21 सभी को निजता का अधिकार देता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उसके अंतर्गत धार्मिक प्रैक्टिसेस का अधिकार भी उसको प्राप्त है, अनुच्छेद 15 भी है। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन भी बच्चों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, जिसमें उनका धर्म भी शामिल है, धर्म से उसकी पहचान। 18 साल से कम आयु में बिना माता पिता की सहमति के, बिना माता पिता के किसी बच्चे का धर्म बदलने का प्रयास करना, उसके खुद के धर्म के अलावा उसे किसी अन्य धर्म की शिक्षा देना अपराध है। आप लोगों को बाल गृहों के निरीक्षण के दौरान इसकी जांच करनी चाहिए और FIR दर्ज करवानी चाहिए। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने देश के सभी राज्यों में इस तरीके के मामले पकड़े हैं और FIR दर्ज कराई है। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर की हठधर्मिता के चलते धर्मांतरण के सेक्शन अभी भी FIR में दर्ज नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि विभिन्न मंचों पे मैं बोलूँगा तो सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको थोड़ी शर्म आएगी और वो उसमें FIR में धाराओं का इजाफा करवाएंगे, लेकिन ये FIR होना चाहिए। हमने दक्षिण भारत में नलगोंडा डायोसिस करके एक संस्था का एक कैनेडियन संस्था के साथ एक एग्रीमेंट पकड़ा, उसको जांच के दौरान पकड़ा गया। उस एग्रीमेंट में था कि कैनेडियन संस्था नलगोंडा डायोसिस को पैसा देगी और उस पैसे के बदले में नलगोंडा डायोसिस यहाँ ऑर्फनेज में उनके पास रहने वाले बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और धर्म देगा। अब विदेश से आने वाले पैसे के बदले धर्म बेचा जाना ये भारत में कानून के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। ऐसे मामले आप जहां देखेंगे वहां पकड़ाएंगे, उनको रोकिए और उन पर कार्रवाई करिए। एक और प्रश्न है, बाल गृहों में जो राष्ट्रव्यापी निरीक्षण है, सोशल ऑडिट है, CWC भी निरीक्षण करती है और धारा 54 की समिति बनी है वो भी निरीक्षण करती है। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है जिसको सोशल ऑडिट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। मैं आपको पहले गैप का अनुपात बताना चाहूंगा। 100% का गैप था जी। आधी बाल गृहों में CWC का निरीक्षण नहीं होता और हो भी नहीं सकता। कोयम्बटूर में 65 बाल गृह, एर्नाकुलम में 97 बाल गृह। अब आपकी बाल कल्याण समिति के 5 सदस्य, इंस्पेक्शन कमेटी के और 5-6 लोग मिला लीजिए। अब इनको अगर आप महीने भर भी इंस्पेक्शन कराएंगे तो हर क्वार्टर में ये इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन के अलावा और काम भी तो अपना करेंगे। तो ये अनुपात में गड़बड़ है। जहाँ पे ऐसी स्थितियां हैं वहाँ बाल कल्याण समितियों को एडिशनल बाल कल्याण समिति बनाने के लिए प्रस्ताव देना चाहिए और गैर जरूरी चिल्ड्रन होम्स को तत्काल बंद करने के लिए रिकमेंडेशन देनी चाहिए, बिल्कुल तत्काल देनी चाहिए। हमने बाल गृहों के सोशल ऑडिट में ये पाया कि 7,163 चिल्ड्रन होम्स में से एक भी JJ एक्ट के नॉर्म्स को पूरा नहीं। आपकी आवाज बंद हो गई, माइक म्यूट हो गया। देश में जो 7,163 चिल्ड्रन होम्स की सूची हमको राज्य सरकारों ने दी थी, उनमें से एक भी चिल्ड्रन होम JJ एक्ट के सभी नियमों को पूरा नहीं करता। इन ऑर्फन एजेस के, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के निरीक्षण के दौरान हमको एक तो ये धर्मांतरण वाली बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ बच्चों को रख के धर्मांतरित किया जा रहा था। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिली वो ये भी मिली कि दिल्ली में एक चिल्ड्रन होम में हर्ष मंदर नाम के एक सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट का वो चिल्ड्रन होम था, उसमें उसकी NGO का था। उसमें हमको ये पाया गया कि बच्चों का उपयोग देश विरोधी कामों में किया गया। उस चेन के, उस NGO के देश भर में 54 चिल्ड्रन होम्स, उन चिल्ड्रन होम्स में 10,000 बच्चे रहते हैं। पटना में हमने पाया कि बच्चों को ये सिखाया गया
कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना चाहिए। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई है राष्ट्रद्रोह की। दिल्ली के चिल्ड्रन होम में हमने ये पाया कि लगातार 3 बार बच्चों के सेक्सुअल एब्यूज के मामलों में, बच्चों के रेप के मामले में कोताही बरती गई। बच्चों को पोटा केबिन के अंदर रखा गया था। एक सांसद हैं आसाम के श्री बदरुद्दीन अजमल, उनके संरक्षण में उनकी समिति द्वारा जो चिल्ड्रन होम चलाए जाते हैं वो अनरजिस्टर्ड मिले। 250 बच्चों की जानकारियां नहीं मिली, क्या पता कहाँ है। हमको ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें अल कायदा आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाले एक एनजीओ, जिसके ऊपर आरोप है कि वो अलकायदा से संबंध रखता है, टर्की में उसकी जांच हुई है, वो टर्की से पैसे भेज रहा था, उसके बदले में बच्चों की जानकारियां यहाँ से जा रही थी। बड़े जानवरों को ज़िबह करने की, काटने की, गाय को काटने के शिकंजे बाल गृह के अंदर लगे थे। बच्चों को गाय काटने की प्रैक्टिस दी जा रही थी, नृशंसता सिखाई जा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में प्रयागराज में जो चिल्ड्रन होम शुरू किया था, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उसके बाद कभी इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ। पहला इंस्पेक्शन हमारे सोशल ऑडिट में हुआ, तब उस सोशल ऑडिट करने वाली टीम को एक्सेस नहीं दिया गया। नतीजतन मुझे वहां जाना पड़ा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं खुद वहां गया तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ी अंदर जाने के लिए, इंस्पेक्शन करने। 10 मिनट मुझे खुद अंदर जाने में लग गया। मैं आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से गया था। 29 बच्चियां वहां रहती थी, 29। उन 29 लड़कियों के बाथरूम में और टॉयलेट में गेट नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हैं इस पाशविकता की। एक 12 साल की बिटिया मेरे को वहां पे मिली। वो बच्ची 4 साल की एज में उस चिल्ड्रन होम में आई थी, रेप विक्टिम थी। उसकी माँ उसको छोड़ के स्टेशन पे चली गई या छूट गई बच्ची, उससे इसकी कभी जांच नहीं हुई। पिता उसके थे नहीं। उसके लिए सीडब्ल्यूसी ने रिकमेंडेशन की थी आज से 8 साल पहले कि इस बच्चे को एडॉप्शन की प्रोसेस के लिए भेजा जाए, इसको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन की प्रोसेस में डाला जाए। लेकिन उसके बाद कभी उसको चिल्ड्रन होम ने सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस ही नहीं किया। अब वो बच्ची 13 साल की होने को आ गई, अब तो उसका कभी एडॉप्शन ही नहीं होगा। हमने उस पर एफआईआर कराई। तो इस प्रकार की बहुत ही भयावह स्थितियां हमको चिल्ड्रन होम्स के इंस्पेक्शन में मिली। हमको ये पता चला कि देश के 7,100 में से 4,700 चिल्ड्रन होम दक्षिण भारत के 5 राज्यों में और महाराष्ट्र में है। मिजोरम जैसे छोटे राज्य में, जहाँ की आबादी 10 लाख के आसपास थी, 2011 के सेंसस में 1,000 बच्चे चिल्ड्रन होम में रखे गए हैं। मेघालय में 2,500 बच्चे चिल्ड्रन होम में रखे गए हैं। इस तरह की स्थितियां देश में ठीक नहीं है। हमने बोला कि जिन बच्चों के माता पिता हैं उनको माता पिता के पास वापस भेज दीजिए, सीडब्ल्यूसी का काम है। लेकिन जब सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स चिल्ड्रन होम्स वालों की अनैतिक मदद करेंगे तब ये गड़बड़ होती है। और इस अनैतिक मदद को रोकने के लिए हमने ये आग्रह किया कि भाई जिनके माता पिता हैं उनको घर भेज दीजिए। तो इसका विरोध हुआ। इसका विरोध करना शुरू किया तिस्ता सीतलवाड़ जैसे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट ने। और जब बच्चों को घर भेजने की बात का विरोध करने की क्या जरूरत है भाई? जब हमने इसकी जांच करने की कोशिश की, हमने रैंडमली 645 चिल्ड्रन होम्स की जानकारी उठाई जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में पैसा मिलता है, एफसीआरए का पैसा मिलता है। 645 एनजीओ को 954 करोड़ रुपए मिले थे। आंध्र प्रदेश के 145 एनजीओ जो सीसीआई चलाते हैं, उनका जब हमने आकलन किया तो प्रति बच्चा उनको जो पैसा मिला वो प्रति वर्ष 6,60,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष था। क्या इतना पैसा किसी चिल्ड्रन होम में खर्च किया जा सकता है? केरल में 2,02,000, तमिलनाडु में 2,04,000 बच्चों के नाम पे लूट मचा रखी है। आयोग ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम अपनी बात पे अड़े रहे, डटे रहे। तमाम सुप्रीम कोर्ट तक जाके संघर्ष करने के बाद आप लोगों को प्रसन्नता होगी कि सीडब्ल्यूसीज के ऑर्डर के माध्यम से इन 6 राज्यों में 1,41,000 बच्चे अपने घर गए। कितनी खुशी की बात है कि माता पिता के पास बच्चों को भेज रहे हैं। तो सोशल ऑडिट हमेशा होना चाहिए। मैंने जैसा बताया कि मासी ऐप हम लोगों ने बनाया। मैं सीसीएफ की मदद चाहूँगा, राघवेंद्र जी आपका ध्यान चाहूँगा इस तरफ कि आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, मासी ऐप के माध्यम से
चिल्ड्रन होम के रेगुलर इंस्पेक्शन सुनिश्चित करवाइए। रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, हमारे पास आती है, आपके पास जाती है, राज्य बाल आयोग के पास जाती है, हम उसको समय समय पर कोर्ट्स को भी सबमिट करते हैं। और ये बात तय मानिए कि जो CWC इंस्पेक्शन नहीं करेगी उसकी नेगेटिव मार्किंग आयोग अब करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। झा साहब आप माइक बंद कर लें अपना। ताराकांत जी जी, अगला प्रश्न है, कोरोना काल में काफी बच्चे लापता हो गए हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको ढूंढने के लिए आयोग के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? आयोग के हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आँख सब आप सामने बैठे हैं। हम जो भी प्रयास करेंगे आपके माध्यम से करेंगे। आप CWCs हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की सत्यता के बारे में जाने बिना उन पर विश्वास करना मैं ठीक नहीं मानता। भाई मैं आपको यहाँ पे एक और केस स्टडी बताना चाहूँगा, अगर सबकी सहमति होगी तो 5 मिनट लगेंगे कहानी सुनने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, सुनाइए। पिछले साल मार्च के आखिरी सप्ताह से लॉकडाउन हुआ, 24 मार्च 23 मार्च हम ट्रीट मंथ। 7 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर प्रकाशित हुई कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका में, बच्चे अपने प्रोस्पेक्टिव रेपिस्ट के साथ लॉकडाउन के कारण घर में कैद हैं। भारत में उसी हफ्ते में चाइल्ड लाइन का एक डेटा प्रकाशित किया कई अखबारों ने कि लॉकडाउन के शुरुआती 11 दिनों में 92,000 बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ। कुल 3 लाख शिकायतें चाइल्ड लाइन के पास आईं। जब ऐसा हमने देखा तो हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया। हमने चाइल्ड लाइन से पूछा कि भाई इन FIRs की कॉपीज हमको दीजिए या हमको इन घटनाओं के बारे में बताइए। तो चाइल्ड लाइन ने हमको जवाब नहीं दिया। हमने चाइल्ड लाइन को फिर कानूनन नोटिस भेजा, आयोग की शक्तियों का प्रयोग किया, तब चाइल्ड लाइन ने हमको इसका जवाब दिया। और इसका जवाब जब आया तब आप ये समझिए कि 171 कुल घटनाएं ऐसी थी जो एब्यूज की थी। उनमें से कुछ सेक्सुअल एब्यूज की हो सकती हैं। 92,000 की जानकारी चाइल्ड लाइन के हवाले से झूठी प्रकाशित की। तो ये मीडिया रिपोर्ट तो जो है नैरेटिव सेट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताना चाहूँगा मैं आपको मीडिया रिपोर्ट की। मेरे पास एक बहुत बड़े अखबार की पत्रकार का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड मैरिज बढ़ गई है। आपको कैसे पता? तो बोले कि ये चाइल्ड लाइन के पार्टनर्स ने हमको बताया, देश भर में ऐसा हो रहा है। तो कहेगा आपके पास कोई बढ़ने का जब आप बोल रहे हैं तो पिछले डेटा के साथ आपने कंपेयर किया? तो उन्होंने बोला हाँ, दिसंबर जनवरी के डेटा के साथ हमने कंपेयर किया है तो अप्रैल मई का डेटा ज़्यादा है। मैंने उनसे पूछा कि पिछले साल में आपने इन दोनों महीनों का डेटा कंपेयर किया? उसके पिछले साल में किया? पिछले 5 सालों में कभी देखा? तो बोले नहीं। तो क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि अक्षय तृतीया पर हम सभी लोग चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए काम करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, टास्क फोर्स बनती है और मुहिम चलाते हैं। अक्षय तृतीया पे देश में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ये सच है, और इसको रोकने के लिए काम करना पड़ता है। वो लॉकडाउन का महीना और अक्षय तृतीया का समय दोनों एक ही है, तो वो निश्चित रूप से एक समस्या हमको देखने को मिलेगी। आप जानते हैं उस पत्रकार का अगला सवाल क्या था, जो चाइल्ड राइट्स कवर करती है, जो चाइल्ड मैरिजेस पे काम करती है, कि अक्षय तृतीया क्या होता है। तो आप भारत को अगर इतना भी नहीं समझते तो भारत के बच्चों पर रिपोर्टिंग करना बंद कर दीजिए। केवल इसलिए रिपोर्टिंग करना आपको कि आपको किसी ने नैरेटिव चलाने के लिए मदद की है, पैसा दिया है, ये सब काम बंद कर दीजिए। और चाइल्ड लाइन पार्टनर्स को तो मैं यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो बाज आए इन हरकतों से। देखिए ये बहुत हो चुका, अब आयोग नहीं बख्शेगा। अब जो है आपकी पार्टनरशिप खत्म होंगी और चाइल्ड लाइन पर भी अगर गड़बड़ पाई गई तो आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। मैं CCF के माध्यम से देश भर के चाइल्ड लाइन पार्टनर्स को ये बहुत अच्छे से चेतावनी देके बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की मिसरिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल मत जाइए।
जिस काम के लिए भारत सरकार आपको पैसा दे रही है उस काम के लिए डुप्लीकेसी ऑफ फंडिंग बिल्कुल मत करिए, कहीं और से पैसा उस काम के लिए मत लीजिए, ये ठीक नहीं है। आपके ऊपर एफआईआर होंगी, मुकदमे चलेंगे, तो ठीक नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। एक प्रश्न आया है, थोरट जी हमारे नागपुर से हैं, क्या सीडब्ल्यूसी एफआईआर कर सकती है? मेरे ख्याल से ये तो सिंपल प्रश्न है, पर चूंकि आपसे जानना चाहते हैं तो मैं आपकी तरफ प्रेषित कर रहा हूँ। क्या एक बार फिर से प्रश्न दोहराएंगे? क्या बाल कल्याण समिति किसी मामले में एफआईआर कर सकती है? देखिए, बाल कल्याण समिति बिल्कुल जिन मामलों में आपको ऐसा लगता है कि अपराध हुआ है बच्चों के साथ, वो चाहे चाइल्ड लेबर के हों, चाहे चाइल्ड मैरिज के हों, कोई से भी हों, तो आपको उन मामलों को, दो तरीके आपके पास है। सीधे पुलिस को सूचना दीजिए, सीधे पुलिस को सूचना देने का आपका एज सिटीजन भी काम है और एज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर चेयरपर्सन काम है, आप सूचना दीजिए। दूसरा काम आपको ये है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को आप सूचित करिए कि एफआईआर दर्ज करने के लिए इसमें आदेश दिए जाए। ये दो उसकी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे अभी एक सवाल भी आया था, मैं उसका जवाब यहाँ देना चाहूँगा कि पोक्सो के मामलों में हमको बाद में पुलिस बुलाती है या न्यायालय बुलाता है। आप ये बताइए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनने के लिए किसी ने आप पे दबाव बनाया था कि आपने खुद आवेदन दिया था? तो आपकी इच्छा है ना बाल अधिकारों के लिए काम करने की। देखिए, मैंने अभी खुद के बयान दर्ज कराए हैं, मैं खुद बहुत सारे केसेस में कंप्लेनेंट हूँ। अगर आप बाल अधिकार कार्यकर्ता खुद को मानते हैं तो अदालत, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, थाना, ये तो हम लोगों के तीर्थ है रोज जाने वाले, इनमें खूब जाइए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध दो चार पांच केसों में अगर हमको बयान देने के लिए बच्चों के लिए जाना पड़े तो केवल इसलिए क्योंकि बच्चे खुद नहीं कर सकते वो काम। तो इनसे बचने की, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना चाहता है तो उसे बाल अधिकारों के लिए काम करने का अधिकार नहीं है। आप लोग प्लीज इस क्षेत्र में आइए ही मत, फिर जो काम आप दूसरा करते थे वो करिए। अगला प्रश्न है सुरेंद्र जी का है, छत्तीसगढ़ से। सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ में कलेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया गया है, जबकि बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ के सचिव को पत्र लिखकर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। शायद मामला आपको पता हो, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। देखिए, मैंने उसमें एसपी को खत लिखा है कि बच्चे का स्टेटमेंट लिया जाए और बच्चे के स्टेटमेंट के आधार पर एफआईआर की जाए। एसपी ने एडिशनल एसपी को उसमें जांच अधिकारी बना दिया है। सोमवार को हमारी उसकी दिए गए समय की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। हम अगर सोमवार तक एफआईआर की कॉपी नहीं आएगी बच्चे के बयान के आधार पे, मंगलवार को सम्मन करके एसपी को बुला लेंगे। कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। आप सभी से आग्रह है कि या तो अपना कैमरा बंद कर लें या कैमरे की एक गरिमा बनाए रखें। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, आग्रह कैमरा बंद करके सुने, अच्छा सत्र चल रहा है, बीच बीच में डिस्टर्ब होगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न है कि बच्चों के लिए काउंसलर की जरूरत कहाँ कहाँ हो सकती है? कई बार सीडब्ल्यूसी में बच्चों की काउंसलिंग रिपोर्ट गलत पेश की जाती है। ऐसे में क्या नहीं होता कि काउंसलिंग एक बाल कल्याण समितियों में अपने काउंसलर होने चाहिए? देखिए, बाल कल्याण समिति डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से काउंसलर की डिमांड कर सकती है। और आपको ऐसा लगता है कहीं कि काउंसलर ठीक काम नहीं कर रहा है और जिला प्रशासन भी नहीं सुन रहा, राज्य सरकार भी नहीं सुन रही, तो आप कृपया मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं तत्काल किसी भी बड़े अथॉरिटी से बात करके, किसी भी बड़े संस्थान से बात करके काउंसलर की व्यवस्था करूंगा। चौबे जी, आपको तो अनुभव है, मैंने जी आपके लिए काउंसलर भेजा था एम्स से दिल्ली से। जी तो जी। काउंसलर का प्रबंध आयोग करेंगे, राज्य बाल आयोग कर देंगे। ना होता हो तो मुझे बताइए ना, हम करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अरविंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, काफी वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट है। उनका प्रश्न है, यूनियन कैबिनेट क्लियर्स द अमेंडमेंट इन जेजे एक्ट इन फरवरी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बी नोटिफाइड? कब तक उसमें जो चेंजेस है आने की संभावना है? अरविंद जी, पहले मैं इसका जवाब दूं उसके पहले, पिछली बार हम जिस सत्र में कहीं मिले थे वहां आपका एक सवाल अधूरा छूट गया था। मुझे क्षमा करिए, क्योंकि वो मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था, मैं लॉग आउट हो गया था, मुझे क्षमा करिएगा। और वो सवाल अगर आप दोबारा पूछेंगे तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा। ये जो नए अमेंडमेंट हैं ये लोकसभा में पारित हो गए हैं, राज्यसभा में पारित होना अभी रह गया है। जब अगला सत्र आएगा राज्यसभा में जैसे पारित होगा तो नोटिफाई हो जाएगा।
एक प्रश्न देवदत्त जी का हमारे साथ आया है, ये समस्या हमारी भी है कि मध्य प्रदेश में निःशक्त बच्चों, मानसिक विकलांग, मंद बुद्धि, शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए बाल गृहों की आवश्यकता है। वास्तव में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है ऐसे बच्चों को कहाँ भेजें। ऐसे में हम क्या करें, किसको लिखें और कैसे मदद मिल सकती है? मुझे लिखिए cp.ncpcr@nic.in, उस पर लिखिए, मैं उसमें एक्शन लूंगा। हालांकि इसके लिए एक डिसेबिलिटी कमीशन है देश में भी, राज्य में भी डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं, आपको उनके पास भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं जब तक खुद दायित्व पर हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे लिखेंगे तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपका इजाजत हो तो ले लूं, ये सीसीएफ के बारे में आया है कहीं से। लीजिए लीजिए। SCPCR, NCPCR, CWC आदि में सीसीएफ की क्या भूमिका है? तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इस प्रश्न का जवाब खुद देना चाहूंगा। हाँ, आप दीजिए ना। जी, देखिए, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एक लुब्रिकेंट के रूप में है। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि जो उन्होंने कठिनाइयां महसूस करी होंगी, जो आदरणीय प्रियंक जी भी महसूस कर रहे होंगे, कि कहीं ना कहीं इन सारे आयोग, सारी समितियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, आपसी कोऑर्डिनेशन, या यूं कह लीजिए कि CWC का आयोग के, राज्य आयोग के साथ या राष्ट्रीय आयोग के साथ बहुत कम समन्वय हो पाता है, या CWC की बात को रखने वाला कोई नहीं है। तो इन सारे विषयों को लेते हुए एक हम लोगों ने प्लान किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे सबकी बात सुनी जाएगी। दूसरी विषय, 3 साल के लिए हमारा अपॉइंटमेंट होता है और 3 साल बाद हम चले जाते हैं, तो जो काम हमने किया है और जो करना चाहते हैं वो काम वहीं बंद हो जाता है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन आपको पूरे देश के CWC, JJB या अन्य जो चाइल्ड एक्टिविस्ट जो काम करना चाहते हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जो आप लाइफ लॉन्ग बच्चों के साथ जुड़ा रह सकते हैं। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने अभी बात कही, प्रियंक जी ने, कि अगर आप बाल हितों की बात करते हैं तो कानून से मत डरिए, आप कोर्ट कचहरी से मत डरिए। हम आपको कोर्ट कचहरी कानून उससे भी प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि पूरे देश में हमने एक लीगल सेल बनाया हुआ है जिसमें हमारे एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हमारे हैं जो रूप सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन आपके हितों की रक्षा करने का एक बहुत अद्भुत प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ये बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए। हमने एक टोल फ्री नंबर भी लास्ट वीक जारी किया था, और अगर प्रियंक जी चाहेंगे तो वो टोल फ्री नंबर हम आपको भी ऑफर कर सकते हैं, आयोग के माध्यम से पूरे देश में अगर प्रसारित करें। हमने करीब 5-6 लोगों की टीम बनाई हुई है जो 24 आवर्स उसको अटेंड करते हैं, और बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या होती है हम उसको आंसर करते हैं। 1800-309-0404 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से अभी हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये तो ये हमारी एक चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की भूमिका है। इसी बीच एक प्रश्न आया है, प्रतिभा जी हमारी भोपाल से JJB मेंबर रही हैं, कि कोरोना काल में भी बच्चों से फीस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए स्कूलों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अभिभावक किसको लिखें और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए? राज्य बाल आयोगों को लिखें। राज्य बाल आयोग सक्षम है, इन सभी समस्याओं को निराकरण करेंगे। कहीं अगर राज्य बाल आयोग का गठन नहीं हुआ है तो हमको लिखें, हम लोग शिकायतों का निराकरण करते हैं। कल सर कोई सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन आया है, उस पर कोई बात करना चाह रहे हैं, उस पर कुछ अपना बात रखें। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परसों सभी देश के गवर्नमेंट को नहीं बल्कि जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये आदेश दिया है कि NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पे सभी ऑर्फन बच्चों की जानकारी अपलोड करें, और इसका काम कल से शुरू हुआ है। और ये बाल स्वराज पोर्टल जो है ये बच्चों की 5 स्टेजेस को ट्रैक करने का एक पोर्टल है। बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस हुआ, उसमें जानकारी डालिए। बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बना, उसकी जानकारी डालिए। अभी जैसे आपने विकलांग बच्चों के लिए बात की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस होता, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आता कि विकलांग है, उसके लिए चिल्ड्रन होम कहीं नहीं मिल रहा है। यूनिफॉर्म पोर्टल हमने बाल स्वराज बनाया हुआ है, आयोग को जानकारी मिल जाती है, राज्य आयोग को जानकारी मिल जाती है, तो इस बच्चे को ये तकलीफ है। हम देखते हैं कि देश भर में कहाँ वो उसको सुविधा दी जा सकती है,
वहाँ का आपको लिख के देते थे, आप वहाँ भेज देते। जम्मू कश्मीर से भी मेरे पास एक बात आई कि एक मनोविकार से पीड़ित बच्चा था जिसको कहीं रखना था, कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। हमने बैंगलोर के एक संस्थान से संपर्क किया, उन्होंने हमको दिल्ली के एक संस्थान में रेफर किया, बच्चा वहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार का कन्वर्जेंस मॉडल बच्चों के लिहाज से बनाना बहुत ज़रूरी था। दूसरी कमी ये बाल स्वराज जो पूरी करेगा वो ये करेगा, CWC भोपाल ने किसी बच्चे को ट्रांसफ़र किया मान लीजिए रायपुर, और यहाँ पे उसने टैग कर दिया, तो रायपुर CWC को जब बच्चा रिसीव हो गया तो टैग रिमूव कर देगा। ये ट्रैफिकिंग के मामले में बहुत ही सशक्त रूप से काम करेगा। ये स्पॉन्सरशिप के लिए काम करेगा। आपने स्पॉन्सरशिप के लिए धारा 45 जैसे एक में रिकमेंड कर दिया, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, बच्चे को स्पॉन्सरशिप का फायदा नहीं मिल रहा, हम यहाँ पे स्टेट के जुवेनाइल जस्टिस फंड को एक्टिव करके प्राइवेट स्पॉन्सर्स को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, पैसा आने लगेगा। तो ये कई सारे मर्ज की एक दवा है, इसका नाम बाल स्वराज है। इसमें एग्जिस्टिंगली हमने देश के 10 शहरों के 2 लाख स्ट्रीट चिल्ड्रन का डेटा फिलअप किया हुआ है। स्ट्रीट चिल्ड्रन को रेस्क्यू करना, CWC के सामने प्रोड्यूस करना, रिहेबिलिटेट करना, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन, एक एक बच्चे की ट्रैक हो, उसका SIR, उसका ICP, उसका ट्रांजिट ऑर्डर, वो सभी ऑनलाइन ट्रैक हो, ऑनलाइन मदद मिले, ये काम ये बाल स्वराज करेगा। इसका नाम ही बाल स्वराज इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों को सही मायने में स्वराज्य देने का काम ये पोर्टल करने वाला है, और ये पोर्टल आप ही लोग चलाएंगे, आप ही लोगों के माध्यम से ये सफल हो। धन्यवाद। हम इस सत्र को थोड़ी देर के लिए ओपन करेंगे, 5 मिनट बाद। आग्रह रहेगा आप लोग हैंड रेज कीजिएगा और मैं प्रश्न लूंगा। उसके पहले जैसे कि हमारी परंपरा है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, इस बात को चरितार्थ करते हैं आदरणीय प्रियंक जी, जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। दीप अपना बन चलो, राह में उतरा अंधेरा, दूर है अपना बसेरा, हौसला देते सितारे, बढ़ चलो अब बढ़ चलो, घोर मुश्किल है निभाना, मुश्किलों में मुस्कुराना, दम्भ भरते हैं अंधेरे, ठान कर मर्दन चलो, दीप अपना बन चलो, दीप अपना बन चलो। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं, और ऐसे ही कुछ पंक्तियां हमारे माननीय अध्यक्ष जी के वही लागू होती हैं, जिन्होंने हम सबको राह दिखाई है, एक प्लेटफॉर्म दिया है काम करने के लिए। मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें और हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद मैं इस सत्र को ओपन सत्र करूंगा। अपना हैंड रेज करके आप रखिएगा, मैं प्रश्न लेते रहूंगा। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। धन्यवाद पहले आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपने कितना अच्छा अवसर उपलब्ध कराया, जिसमें हम सबको, प्रियंक जी को बहुत सुनने का मौका मिल रहा है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि सब बोलते राही चलते चलते राह बन गया। वास्तव में व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करता है और धीमे धीमे वो अपने आप में एक पूरा का पूरा रास्ता बन जाता है। तो बाल अधिकारों के प्रति प्रियंक जी का इसी तरह का पूरा उनका समर्पण है, और ये पूरे देश भर में बाल अधिकारों के लिए काम करना क्या होता है, बाल आयोग क्या होता है, ये प्रियंक जी के बाद ही हम सब लोगों ने जाना है। और हमें बहुत अधिक खुशी इस बात की है कि प्रियंक जी मध्य प्रदेश के हैं और हम सब लोगों के साथी हैं, तो हमारे लिए और खुशी बढ़ जाती है इसमें कि हम सब के बीच का कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं, सारी दुनिया के अंदर बच्चों के लिए इतना संजीदगी से काम करता है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रियंक जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वास्तव में तो अभी कष्ट का समय है, मैं कहूँ बधाई का समय तो नहीं है। और दुनिया के किसी भी आपदा परिस्थिति समस्याओं को उठा के देखिए, सर्वाधिक रूप से अगर कोई प्रभावित होता है तो बच्चे होते हैं। दुनिया के अगर युद्ध पिपासु देशों को हम देखें कि उनका भी जब हाल आगे होता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कष्ट में कोई होता है तो बच्चे होते हैं। युद्ध नहीं करते या बच्चे किसी समस्या को खड़ा नहीं करते, लेकिन अंत में समस्या का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। और जब ये गॉड एक्ट कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक आपदा कहें, और जब प्राकृतिक आपदा होती है तब भी बच्चों को ही इन सब का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सारी
कष्ट में से एक जो सुखद पहलू है वो यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसको सबसे पहले प्रारंभ किया था, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के लिए पक्ष में जो निर्णय लिया, और उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के माता पिता इस कोरोना काल में काल कलवित हो गए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से 5,000 रुपए महीने का एक स्कॉलरशिप जैसा कुछ उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और उन बच्चों के लालन पोषण का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और बहुत खुशी की बात है जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में बच्चों के लिए जो एक, मैंने अभी आज अपने फेसबुक पर लिखा था कि जिनके अभिभावक इस क्रूर काल ने निगल लिए हैं, उनके अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में हैं। और मैं कहूं कि बाकी लोग तो ये मानते होंगे कि 2 साल 4 साल की हम कोई योजना बना सकते हैं, लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों के, जब तक वो 22-23 साल के हो जाएंगे तो उनको इतनी राशि दी जाएगी, ऐसा पूरा उनका एक लाइफ केयर प्लान बनाया है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री बच्चों की तरफ से, चूंकि हम सब लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, तो मैं आप सब की तरफ से आदरणीय प्रियंक जी को, और प्रियंक जी के माध्यम से जो बात देश में पहुंची जिसमें प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, तो मैं प्रियंक जी के माध्यम से ही देश के प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि मुझे नहीं लगता कि प्रियंक जी के बोलने के बाद किसी को बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कृपा शंकर जी का आदेश है तो मैं 2-3-4 बातें मैं सीसीएफ के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि मैं भी जब आयोग का अध्यक्ष था तो मुझे एक बात बहुत ध्यान में आती थी, चाहे सरकार के कोई विभाग हों जो बच्चों के लिए काम करते हैं, या वो संस्थाएं हों जो बच्चों के लिए काम करती हैं, वो शासकीय हों, वो एनजीओ हों, लेकिन एक कहीं भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम नहीं कर पाती हैं। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करने लगें और उनका एक कलेक्टिव एफर्ट्स लग जाएंगे, तो मुझे लगता है हम जो काम करते हैं वो 100 टाइम्स ज्यादा काम बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। तो हमारे काम करने की गति, और दूसरा केवल एक कोऑर्डिनेशन बना लें, उससे हम इस काम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस पे हम कैसे कर सकते हैं, इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम अपने जिले में बैठ करके कोई विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि में हर एक बच्चा आ जाता है। प्रदेश में हम बैठ के विचार करते हैं तो शायद हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे आदरणीय प्रियंक जी ने बीच में कहा कि हमारे नाक का नाक तो सब आप लोग हैं। दूसरा मुझे एक जो इतने समय से ध्यान में आ रहा है कि जो हमारा CWC है, CWC में अध्यक्ष हैं, 4 मेंबर हैं, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का बड़ा अभाव है। कई बार अध्यक्ष को लगता है मैं एक अथॉरिटी हूं, जबकि वास्तव में ये मानना चाहिए कि हम सब लोग एक टीम है और टीम से हमें काम करना है। उस टीम में लीड करने का मौका आपको मिला है। हमारे एक स्कूल है भोपाल में, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के नाम से वो है। मैं मानता हूं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्कूल है वो। आपने हिंदुस्तान के दुनिया के भी स्कूल देखे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं सुभाष स्कूल से अच्छा कोई स्कूल नहीं है। मैं उनके प्रिंसिपल साहब का जाता हूं, अक्सर पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्या है। उनके यहाँ हर दिन का कोई ना कोई बच्चा एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल साहब को बाहर आराम से बैठ करके कुछ लेख लिखना या जो भी उनके अपने काम है वो करते हैं, लेकिन वो बच्चा ही पूरे स्कूल को मैनेज करता है। हमने बीच में जो बाल आयोग के हम कुछ कार्यक्रम करते थे, कुछ पब्लिक कार्यक्रम करते थे, तो हम उन्हीं बच्चों को बुलाते थे। उनमें से तो एक व्यक्ति होता था वो पूरे के पूरे कार्यक्रम को मैनेज करता था। उसी में से पत्रकार होते थे, उसी में से सब होता था। और तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इस भावना को लेकर के करने लगे, इसके लिए चूंकि कानून तो इसका रास्ता नहीं हो सकता, इसका रास्ता तो केवल हमारे जो मन की संवेदना है वही हो सकती है। तो मैं इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, ऐसे कोई वेबिनार है, कोई चर्चा है, कोई व्यक्तिगत चर्चाएं हैं, और इनको पे सबको काम करना पड़ेगा। कोई लेख है तो ऐसे लेख लिखे जाएं जो लेख लिख सकते हैं, जो स्पीच दे सकते हैं वो इन पे स्पीच देंगे। तो जिनका जो काम है वो सब तरह से, जो कानूनी जानकार है वो कानून के माध्यम से इसको बताएं। तो अगर हम सारे लोग एक साथ में ये मान कर काम करने लगे कि हम बच्चों को काम करने के लिए घर से निकले हैं। जैसे मैं अक्सर देखता था, मैं जब स्कूलों में कई बार जाता हूं या देखता था, तो मैं बात होती थी तो किसी भी शिक्षक ने मुझे आज तक यह नहीं बोला कि मेरे ऊपर कोई शासकीय कार्रवाई हुई है क्योंकि मैंने बच्चे को अच्छा नहीं पढ़ाया। कार्रवाई क्यों हुई? आपने साइकिल नहीं बांटी, आपने मध्याह्न भोजन नहीं दिया, आपने चुनाव में काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब जो उसका मूल काम है उसको छोड़ के सारी चीजें होती हैं। ऐसे जब हम CWC के साथ भी बैठते हैं, बड़ी संख्या में बैठते हैं, तो कई बार मुझे लगता है मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है।
चर्चा उन विषयों पे होती है जो मुझे लगता है हमारे सेकंड और सेकेंडरी होना चाहिए। तो इस पे भी हम सबको काम करने की आवश्यकता है। तो ये सारे विषय थोड़े थोड़े से मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो मुझे लगा कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना चाहिए सब लोगों के कि अपनी बात रख सकें। इसके लिए हमने पिछले 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे और हमने एक चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया है। मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि 20 स्टेट से हम लोगों की अपने यूनिट्स बन गए, हमसे लोग जुड़े हैं और हम कहते हैं कि 20 स्टेट में हमारी टीम है और 4 यूटी में भी हमारी टीम है। तो अगर मैं कहूं कि 28 और 8 अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी होते हैं तो लगभग 95-96% पे हम लोग पहुंच गए हैं। और वो हम लोग पहुंच गए मींस आप सब लोगों की वजह से। हम लोगों के पास जो रजिस्टर्ड हमारे अब मेंबर्स हो गए हैं वो लगभग 2000 से ज्यादा हैं। और हम जो अभी प्रयास कर रहे हैं कि 52वां जो हमारा वेबिनार होगा, जिसको वेबिनार के कंटिन्यूअस हम किए जा रहे हैं, जो 1 वर्ष पूरा होगा, उस समय हम लोगों की इच्छा है, मैं प्रियंक जी से भी चाहूंगा कि उसमें प्रियंक जी का अगर सहयोग मार्गदर्शन। जी राघवेंद्र जी, आपकी आवाज चली गई। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप राघवेंद्र जी? चलिए, जब तक राघवेंद्र जी हमसे जुड़ते हैं वापस, हम एक प्रश्न ले लेते हैं। रक्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका कुछ प्रश्न आया। रक्षा जी, आप अपने को अनम्यूट करके बात रखें अपनी। प्रियंक सर नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों हम टेलीविजन सीरियल्स में, रियलिटी शोज में या फिल्मों में बहुत से अल्पायु बालिकाओं यहीं समाप्त कर देता हूँ। आप अगर आप कहें तो मेरा हाँ नहीं, आप कर लीजिए, मुझे लगा आप कर लीजिए। वो शट डाउन हो गया सिस्टम। अच्छा जी जी, मैडम कुछ बोल रहे हैं तो अपनी बात रख लें या तो नहीं आप बोले भाई साहब, आप बोलिए। तो मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ, मुझे लगता है। जी जी। तो हम लोग ऐसा हम जो लोग चाह रहे हैं देश भर के अंदर में कि जो हमारा जो 52 वेबिनार होगा, जिसमें प्रियंक जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि देश भर के ऐसे लोग जो बाल अधिकारों पे काम करते हैं, ऐसी अथॉरिटीज हैं, तो अगर आप हम सब लोगों का इसमें मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे तो हम लोग ऐसा चाहेंगे। दूसरा हमारा इसमें प्रयास है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन 52 सप्ताह में हमारे पास 4 लोग ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, वरना हमारे पास 52 कहेंगे तो 104 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे यहाँ स्पीकर के रूप में स्पीच दिया है। तो इन हम जिन्हों का स्पीच हुआ है उनको भी हम उस वेबिनार में उसमें जोड़ना चाहेंगे, जिसको हम अपना 1 साल का कुछ भी नाम दे करके कहें कि हम काम करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह के कोई ऐसा वक्ता मिले हमें कि जो हमारे वक्ताओं पर अथॉरिटी के साथ में बोल सके, तो हम प्रियंक जी से निवेदन करेंगे 1 साल के हम बीच में हम ऐसा भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। और हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली सरकारी संस्थाएं हों, चाहे CWC हो, NGO हो, इन सब के बीच में कैटलिक की भूमिका निभा सकें या ल्यूब्रिकेंट का काम कर सकें, या मैं कहूं कि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में बैरिकेड का काम करें कि समस्याओं को वहीं रोक करके समाधान की तरफ को ले जाएं। मेरा ऐसा मानना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समस्याओं का समाधान तो आपके ही पास है। केवल कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी भूमिका, मैंने कहा कैटलिक की भूमिका निभा सकता है, ल्यूब्रिकेंट की भूमिका निभा सकता है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा। तो हम अब बीच बीच में अगर राष्ट्रीय बाल आयोग भी हमसे ऐसा कोई सर्वे, कोई जानकारी को चाहता है, तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। हम 24 घंटे के अंदर में पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले में एक साथ में बहुत सारी चीजों पर सर्वे कर सकते हैं। हमने कई बार ऐसा प्रयास किया है कि एक साथ में हमने कहा कि आज हम केवल 12 से 4 में ही वो काम करेंगे। 12 से 4 के बीच में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 21 ऑब्जर्वेशनों में हमने कहा इन सब की हम इन बिंदुओं के अंतर्गत जानकारी ला सकते हैं, और हमने किया है। और हमारा प्रयास और हमारी इच्छा ऐसी है कि देश भर में अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 650 जिले हैं, तो हम 650 जिलों में, आदरणीय प्रियंक जी आपको ही कहेंगे, तो हम राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ में एक साथ में 650 जिलों में कोई ना कोई अभियान चला सकते हैं। यह हमारी आगे की परिकल्पना है। तो मैं आज हमारे इस वेबिनार में लगभग 250 से ऊपर लोग जुड़े हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आदरणीय प्रियंक जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मैं अपनी टीम को देता हूं कि जिनके अथक परिश्रम से, जो शायद वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, वहाँ के लोगों से पहले मिले नहीं हैं,
लेकिन उनका विचार पवित्र है। इसलिए ऐसा लगता है कि चाहे वो आसाम का व्यक्ति हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो पांडिचेरी का हो, चाहे हरियाणा का हो, ऐसा लगता है कि दोनों बहुत पुराने मित्र आपस में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यह हमारे जो संवेदना, हमारे विचार की पवित्रता है, वही इसका कारण है। तो मैं अपनी टीम को भी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बड़ा सेलिब्रेशन हम अपने 52वां वेबिनार जो हमारा होगा, आज हमारा कौन सा 49वां वेबिनार है ना, 48वां वेबिनार है, तो 4 सप्ताह के बाद जो हम करेंगे तो वो एक ऐसा वेबिनार हो, मुझे लगता है कि वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया जाए, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा है। और अब हम कहेंगे हमारे कैप्टन प्रियंक जी है तो हो भी जाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब। रक्षा जी अपना प्रश्न रखें, उसके बाद सपना जी हिमाचल से हैं, वो अपना प्रश्न रखेंगी। रक्षा जी। प्रियंक सर नमस्कार। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इन दिनों हम टीवी सीरियल्स हो या फिल्में हो या रियलिटी शोज हो, उसमें हम अल्पायु बालकों बालिकाओं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम भी होती है, उनमें एक बड़ी विचित्र सी क्रूर प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक दबाव हम देख रहे हैं। और उसमें वे बच्चे कार्य कर रहे हैं, भले ही उसे कला प्रदर्शन का नाम दे दिया जाए, वह स्वाभाविक तो कतई नहीं है। तो ऐसे बच्चों के हित में उन्हें स्वाभाविक विकास प्राप्त हो, वे अपने मूल स्वभाव में कार्य कर सकें, ऐसे बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या कार्य करता है वह मैं जानना चाहती हूँ। अगर करता है तो क्या कार्य करता है, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, यह मेरा प्रश्न है। देखिए, 3 अलग अलग चीजें हैं, फिल्में, टीवी और ओटीटी। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी पे आने वाले कार्यक्रमों के लिए 2 अलग अलग कमेटीज हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की कमेटी है और एक कमेटी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होते हैं और एनसीपीसीआर भी उसमें मैं स्वयं सदस्य के रूप में शामिल होता हूं, जो इन कंटेंट्स के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण करता है। जो कंटेंट हमको गलत लगता है उसको हटवाते हैं, जहां पुलिस के हस्तक्षेप का या कोई मामला होता है तो वहाँ रिकमेंड करते हैं। रह गया तीसरा ओटीटी। ये ओटीटी ने तो मैं कहूँगा कि ऊधम मचाया हुआ है देश भर में। अभी हमने भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स के एक मामले को पकड़ा जहाँ पे बच्चे का बहुत ही गलत चित्रण किया गया, बच्चे को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया और एक बाल कलाकार को सिगरेट पिलाई गई। छोटे बच्चों ने अपने प्राइवेट पार्ट्स के फोटो क्लिक किए, ये सब गलत है। आयोग ने उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा। अनफॉर्चुनेटली मुंबई पुलिस को ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं लगा। हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर को कल संबंध पे बुलाया था और परसों, और उनको समुचित आदेश दिए हैं। अगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे तो हमको चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पर आयोग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। तो 1-2 मामलों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाके जब एफआईआर वगैरह लॉन्च करवाएंगे सख्ती से, 1-2 पुलिस वालों के खिलाफ, 1-2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में काम करने वाले 1-2 जो गड़बड़ लोग हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ सख्ती से होंगी तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राघवेंद्र जी ने जो बात कही थी, हालांकि अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, टिप्पणी नहीं होती, लेकिन बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे ले जाया जा सकता है। तो आगे ले जाते हुए मैं केवल एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, देश में 17 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा समस्या में हैं, और इन 17 राज्यों में एक चीज़ कॉमन है, वो राज्य मध्य प्रदेश है, आसाम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। ये 17 राज्यों में एक चीज़ कॉमन है कि स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है, SCPS जो है, वो बाहर के नियंत्रण में है, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, वो यूनिसेफ के नियंत्रण में है। यूनिसेफ ने अपने पार्टनर NGOs के नियंत्रण में दे रखा है। मैं बहुत ब्लंट बोलने के लिए बदनाम हूँ, लेकिन सही बात तो सही होती है, वो यहाँ बोलूँगा कि ये पार्टनर NGOs खुद के चिल्ड्रन होम चलाते हैं। पार्टनर NGOs इंश्योर करते हैं कि उनके कोकस के लोग ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग में बैठे, और एक प्रकार का जो कोकस बना हुआ है इसको ब्रेक करना बहुत आवश्यक है। मेरा मध्य प्रदेश केवल से एक काम अगर राघवेंद्र जी आप शुरू करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी CCF की हम सभी पर। हमको मध्य प्रदेश से एक शिकायत मिली थी कि जो बच्चों का, वल्नरेबल बच्चों का, कोविड ऑर्फन्स का जो डेटा राज्य सरकार इकट्ठा कर रही है,
उसको यूनिसेफ अपने पार्टनर्स के साथ साझा कर रहा है। हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया हुआ है, लेकिन अगर सारे प्रदेश के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपने आदेशों में ये लिखना शुरू कर देंगे कि इस बच्चे की जानकारी किसी के साथ शेयर ना की जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ जो अधिकृत नहीं है, वो धारा 74 का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक दो जगह ऐसी कार्रवाई कराने के लिए जरा दिल दिखाइए, जिगर दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, तो ये बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा कदम है। जी जी, धन्यवाद। सपना जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सपना जी SCPCR हिमाचल से जुड़ी हुई है, आप अपना प्रश्न रखिए प्लीज। सपना जी सुन पा रही हैं आप मेरी बात? चलिए, ये दो प्रश्न आए हैं इसी बीच में। एक कि कई राज्यों में आयोगों का गठन नहीं हुआ है, काफी दिनों से महाराष्ट्र से प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब सब एक ही जैसे काम कर रहे हैं तो अन्य जिलों के मानदेय में बाल कल्याण समितियों में अंतर क्यों है? ये संदीप दुबे जी ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था, जिलों की या राज्यों की? राज्यों की। देखिए, भारत सरकार ने CPS स्कीम में यूनिफॉर्म रकम तय कर रखी है। कुछ राज्य ज्यादा दयानतदार हैं, ज्यादा पैसे दे देते हैं, कुछ राज्य जो है वो थोड़ी कंजूसी करते हैं। तो ये राज्यों का खुद का निर्णय लेने का है और इसमें हस्तक्षेप करना केंद्र सरकार का काम नहीं होता। केंद्र सरकार की निर्धारित से कम ना दे, ये चिंता करना केंद्र सरकार का काम होता है। दूसरा, जो राज्य बाल आयोगों के गठन को लेकर है, हम खुद 1 साल से बहुत परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो कोविड का बहाना लेकर अभी तक बची हुई हैं। इस बार जब कोविड 2 के बाद जब कामकाज शुरू होगा तो हम इंश्योर करेंगे कि सभी राज्यों में बाल आयोगों का गठन हो जाए। जी, सपना जी सुन पा रही हैं आप? जुड़ी हुई हैं तो अपना प्रश्न रखें, नहीं तो दीपा जी हमसे जुड़ी हुई हैं। दीपा रस्तोगी जी कुछ अपना प्रश्न रखना चाह रही हैं, वो रख सकती हैं अपनी बात। दीपा जी या सपना जी? सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। सर मैं प्रियंक सर से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एज अ टीचर हम जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनको मिक्सअप करने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए स्कूली बच्चों के साथ उनको कैसे मिक्सअप करें, इसका रूटीन हम कैसे प्लान कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट और आप लोग हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर हम एज अ वॉलंटियर, एज अ टीचर, एज अ हैप्पीनेस कोच बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी साइकोलॉजी के लिए, उनके एजुकेशनल बेटरमेंट के लिए काम करना चाहें और कभी उनको अपने स्कूल लाना चाहें, उनको बच्चों से हिलाना मिलाना चाहें, उनको खाने पीने के लिए अप्रिशिएट करना चाहें, उनको किसी भी तरह का कोई कौशल सिखाना चाहें, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें। देखिए, ऐसे बच्चों को आप तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेके जाइए जो सड़क पे रह रहे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो डिप्राइव्ड हैं, जो स्ट्रीट चाइल्ड की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम है उनका रिहेबिलिटेशन इंश्योर करना। और जो बच्चे स्कूलों में एडमिट होते हैं उनको स्कूल्स में एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से मेन स्ट्रीमिंग कराई जाती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 4 इसका प्रोविजन करता है और NCERT ने इसके लिए डिटेल प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं और वो आप NCERT की वेबसाइट से देख सकते हैं, ले सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। जी, सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, उनका कुछ प्रश्न है, अपनी बात रखें सुनीता जी। सुनीता जी आप सुन पा रही हैं? चलिए कोई नहीं। डॉक्टर आरती आपने हैंड रेज किया हुआ, अपनी बात रखें प्लीज। हेलो जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मिसेस आरती सिंह। सर मैं एक छोटी सी बात मतलब जानना चाहती हूँ। सर मैं 2008 से चाइल्ड राइट और महिला अधिकार पे काम कर रही हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चाइल्ड राइट के लिए कोई एक्ट और स्टैट्यूट की तरफ बढ़ना चाहिए बाल संरक्षण आयोग को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे इसमें बहुत सारी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार रिपीट करिए प्लीज क्वेश्चन आपका। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। सर वो रिक्वेस्ट थी कि बाल अधिकार के लिए कोई कानून मतलब अगर की दिशा में हम बढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। आरती जी, पर्याप्त कानून है देश में और सक्षम कानून है देश में। सर जैसे शिक्षा का अधिकार, एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। शिक्षा का अधिकार आया है तो इसमें जैसे कलेक्टर्स के माध्यम से गरीब तबके के बच्चों को वो दिया जाता है, तो हर राज्य ने अपना अपना एक रूल अडॉप्ट कर लिया है।
तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी हो नहीं पा रही है। तो इस तरह की चीजों में हमने उसके लिए एक यूनिफॉर्म SOP आरती जी इस साल बना ली है और वो हम भारत सरकार को देने की स्थिति में हैं। राज्य सरकारों को हम उसको एक बार भेज चुके हैं, उनके कमेंट्स ले चुके हैं। भारत सरकार को शीघ्र दे देंगे और सभी राज्यों तक और जिलों तक फिर वो पहुंच जाएगा। यूनिफॉर्म SOP हमने बना दी है। जी उसी के बारे सर में एक और प्रश्न आया है, कोरोना काल में राज्य शासन ने अन्य विभाग के लोगों को कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया है, जबकि बाल कल्याण समितियां भी फ्रंट में काम कर रही है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अपने अधिकारों की चिंता छोड़ के बच्चों के अधिकारों की चिंता करिए ना। 3 साल का समय है बॉस, 3 साल में तनख्वाह, मानदेय, इज्जत नहीं करता, पुलिस ने नहीं सुना, थानेदार ने बेइज्जती कर दी, कलेक्टर बात नहीं सुनता। 3 साल में शिकायतें करेंगे तो समय इसी में निकल जाएगा। किताब पढ़िए, सेक्शन निकालिए, कलम में ताकत लाइए, कागज बोलेगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी प्रीति जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ, अपनी बात करें प्रीति जी। जी नमस्कार सर, दुर्ग CWC से मैं मेंबर बोल रही हूँ। मेरी हम लोगों की एक समस्या है सर कि हमारे यहाँ 2 बच्चे ऐसे आए जो ना कम्प्लीटली मतलब मेंटली फिट थे और ना कम्प्लीटली अनफिट थे, मतलब थोड़े मिडिल ईस्ट में थे। तो उन बच्चों को रखने के लिए ना तो बालिका मतलब नॉर्मल बच्चे के बाल गृह में उनको रखा जा सक रहा था, ना एब नॉर्मल बच्चों के। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ क्या पोजीशन है, उनके लिए क्या बना किया जा सकता है? प्रीति जी आप मामला हमको फॉरवर्ड करिए, हम राज्य सरकार को नोटिस करके जवाब मांगेंगे और अगर वहाँ पे बाल गृह कोई यथोचित फिट फैसिलिटी इन बच्चों के लिए नहीं होगी तो बनवाने के लिए निर्देश देंगे। खुरानिया सर ने हैंड रेज किया हुआ है, खुरानिया सर अपना प्रश्न रखें। सर मेरा सवाल कम है आपसे, और पहले तो मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है इस फ्रंट से। इसके लिए मैं CCF का, रघविंदर जी का और चौबे जी का धन्यवादी हूं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो भी SOP बने, जो भी आप गाइडलाइंस बनाएं, जो भी आप लिटरेचर पब्लिश करें, वो दफ्तर तक ना रहे, वो सभी स्टेक होल्डर तक पहुंचे। चाहे वो CWC का मेंबर है, चेयरपर्सन है, JJ बोर्ड का मेंबर है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, हर व्यक्ति तक वो चीज पहुंचनी चाहिए टाइमली। अगर वो चीज वहां तक नहीं पहुंचेगी, उसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, मकसद ही डिफीट हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। बिल्कुल अरविंद जी, हमने सभी का ईमेल ID और डेटा बैंक इसलिए खुद ही क्रिएट कर लिया है। हम राज्य सरकार के थ्रू भेजने के अब लॉन्ग प्रोसेस के बजाय सीधे ही मेल कर देते हैं। कल भी आपने देखा होगा ये अंतर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया है तो आदेश में सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे एडवोकेट ने बोला कि हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को सीधे लॉगिन ID जो है वो भेजे। और ये 24 घंटे के अंदर बाल स्वराज पोर्टल जो एक्टिव हुआ है, वो इस प्रैक्टिस का आपने जो सुझाव दिया है उसी प्रैक्टिस का परिणाम है कि हम सीधे जिलों के संपर्क में हैं। थैंक यू, और हम आपकी सलाह को ध्यान में रखेंगे और आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, और मैं चौबे जी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुझे आपका कोई संपर्क नंबर दे दें ताकि मैं आपसे बाद में बना रहूं। मैं दे दूंगा जी सर। तो बहुत अच्छा सत्र रहा, लगभग 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। 1-2 प्रश्न और हम ले सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो, कोई अगर करना चाहे तो। एक ले लीजिए। खबरों का सागर है। एक मिनट सब लोग ना बोले, मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा आग्रह है कि आप अपना प्रॉपर नाम लिखिए। अब आपने खबरों का संग्रह कर लिया। भाई साहब चौबे जी, एक घंटे से जो है हम सुन रहे हैं और एक बहुत जरूरी चीज है बात करने की जी, उसके ऊपर मैं अध्यक्ष जी से बात करना चाहूंगा। बहुत छोटी और बहुत से कामगर जो चीज है, मैं डॉक्टर राज सिंह सांगवान, पूर्व चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रोहतक। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक सेक्शन है 105 इसमें जुवेनाइल जस्टिस से केयर फंड की बात की गई है। और वो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर फंड है, वो केयर फंड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास आना चाहिए, ताकि बच्चे या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना चाहिए।
उसके पास पावर होनी चाहिए, वो जेजे फंड से जो है वो इंटरिम रिलीफ जो है बच्चे को दे सके। अब इसमें जो आज चौबे जी, मैंने आपको जो कल कागज भेजे थे, सांगवान जी आपका प्रश्न आ गया मेरे पास, सांगवान जी आपका प्रश्न आ गया। चौबे जी, मैंने जो आपको कागज भेजे थे उसमें जो डिटेल डॉक्यूमेंट और चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है वो डॉक्टर सांगवान को भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से उसको शुरू कर चुके हैं। ठीक सर, मैं भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे प्रश्न आए और आपने हर प्रश्न का बखूबी जवाब दिया और हम आपसे आग्रह अभी से कर रहे हैं कि 52वें वेबिनार में जरूर शामिल होइएगा। धन्यवाद जी। मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, मेरे को आप चौबे जी को भेज दीजिए, चौबे जी मुझे तक भेज देंगे, मैं आपको फोन करके जवाब दूंगा। जी जी ठीक है जी सर। जय हिंद, सभी को नमस्कार। राकेश भाई साहब नमस्कार, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार श्रीमान। चौबे जी सभी को नमस्कार और धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। प्रियंक जी लेफ्ट हो चुके हैं क्या चौबे जी? जी जी बताएं। सर, हमारा एक सुझाव था कि जो प्राइवेट पब्लिकेशन के बारे में अध्यक्ष जी को कई बार ध्यान भी आता है कि वो लागू नहीं हो सकती, लेकिन वो लागू करवाते हैं, उसके भी हम चाहते हैं कि वो स्वयं संज्ञान ले शिकायत की बजाय, क्योंकि अभिभावक शिकायत करते वक्त डरता है कि उसके बच्चे की पढ़ाई वंचित ना हो जाए। ऐसे में स्वयं अगर अध्यक्ष जी NCPCR इस पर संज्ञान लेगा या कहीं छापेमारी मारेगा तो उससे अंकुश लग पाएगा। चौबे जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? चौबे जी चौबे जी मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न। जी मैं प्रश्न सुन नहीं पाया और आदरणीय प्रियंक जी जा चुके हैं। मेरा प्रश्न मुझे है जी, प्रश्न भी मान सकते हैं आपसे। जी जी बोलें। हाँ मैं भी व्हाट्सएप डाल देता हूँ। मेरा सुझाव है कि प्राइवेट पब्लिकेशन पर रोक तभी लग सकती है जब छापेमारी होगी, तभी इस पर हमारे अभिभावकों की बचत हो पाएगी और बच्चों को हर साल जो हमारी किताबें खरीदने की नौबत नहीं आएगी जी। इस बारे में मैं भी आपको डाल भी देता हूँ जी। जी मेरा एक और निवेदन है सर, आपसे सभी से मेरा आग्रह है, अभी डाल आप अपने वास्तविक नाम से जुड़े। आपने खबरों का सागर लगा रखा है, तो आप अपना वास्तविक आइडेंटिटी दीजिए जिससे कि हम आपको उसी से संबोधित कर सकें। जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? सर हमारे हरियाणा चैप्टर से हैं। ये मेरा ईमेल आने के लिए मुझे ज्यादा तो इसका नहीं है IT के बारे में। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं सर, तो हम आपको मैं भी आपको डाल के जगदीश ससीजा मेरा नाम है जी, हिसाब से पूरा मैं भी डाल। एक सूचना और मुझे देनी थी, एक सूचना देनी है मुझे। हम बहुत जल्दी ही एक अवार्ड का घोषणा करने वाले हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पूरे देश में जो उस महीने में सबसे अच्छा काम करेगा, उसके लिए एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी बनेगी। उसमें हमारे बीच से भी लोग रहेंगे, CCF से लोग रहेंगे, अन्य राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे और उस महीने की हम एंट्री अपने वेबसाइट पे आमंत्रित करेंगे और उसमें जो उस महीने का सबसे अच्छा काम होगा जिस CWC का, उसको एक सर्टिफिकेट या जो भी एक चीज होगा उसको हम एक अवार्ड के रूप में देना चाहेंगे। तो आपसे सभी से आग्रह है कि आप लोग इसमें सुझाव दें हमें कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। जी आप हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे लिख सकते हैं। जी बहुत। I am from Assam, sir. Sir, namaskar. I am from Assam. Sir, can I ask one question, sir? कोरिया जिले से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अवार्ड देंगे उसको कलेक्ट किस टाइप से करेंगे, क्या उसका
फॉर्मेट रहेगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी उसको कलेक्ट मतलब उनके काम की समीक्षा करने का? वही हम आपसे पूरे जो है वेबसाइट पे आपसे एंट्री मंगवाएंगे कुछ पॉइंट्स देते हुए, और उसके लिए हम आपसे सुझाव चाहते हैं कि हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकें। आप खुद सुझाव दीजिए कि ये 4 पैरामीटर हैं या ये 5 पैरामीटर हैं, और these are the 10 parameters which needs to be assessed. We'll assess according to your parameters, according to your wish. कार्यक्रम आप एक प्रोफार्मा को हम लोग को गाइड करें, जिसके अंदर हम लोग उस प्रोफार्मा के आधार पे आपको सूचना समय समय पे उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पे We will send you a proforma. Yes, we'll send you the proforma. Yes मैम, आप कहिए, असम से आप कुछ कह रही थी। यस, ओके, थैंक यू सर। जी सर नमस्कार, आई एम फ्रॉम जी। हाँ थी आपको तो लेट हो गया, सो कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन सर? प्लीज गो अहेड। हम लोग जब भी CWC में अपॉइंट हुआ था सर, तभी एक लड़का मिला था, वो शायद लड़का का नाम नहीं बोलूंगी सर। जी जी। हाथ में सर था। Madam, your voice is not clear. I think your voice is not clear. I am not able to listen. Can you put in chat box or send on my WhatsApp number? I'll read it. Yeah, I have mentioned my WhatsApp number, so you can send it. I'll read it. सर मेरा एक सवाल है। जी सर मेरा एक सवाल है। जी जी बताएं। जी सर, सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर हमें मौका दिया चेयरमैन सर से की बातों को सुनने के लिए। सर मेरा प्रश्न है कि जब भी कभी हम अपने स्टेक होल्डर से बच्चों की उम्र सत्यापन हेतु कोई सर्टिफिकेट की मांग किया जाता है शिक्षा विभाग से या अन्य आयु से, तो वो लोग समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, 2 बार 3 बार रिमाइंडर देना पड़ता है, उसके बावजूद भी नहीं आता है अगर, तो फिर हम लोग चूंकि उनके कागज नहीं देने से निर्णय लेने में दिक्कत होती है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए सर? किनको पत्र लिखा जाए या उन्हें किसी एक्ट के तहत हम लोग उन्हें बाउंड करें कि आप नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध ऐसा हो सकता है या आपको देना चाहिए? इसकी थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। जी, जैसे आदरणीय प्रियंक जी ने बोला था, आप जब भी कोई लेटर लिखें तो जेजे एक्ट की सेक्शन इसके तहत, जैसे आप जेजे एक्ट की 27 में आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है, तो आप लिखिए जेजे एक्ट की 27 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बाल कल्याण समिति आपको आदेशित करती है या आपसे अपेक्षा रखती है। फिर अगर आप उम्र के लिए जाना चाहते हैं तो सेक्शन 93 में है इसके लिए जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराते हैं, तो वो जब आप सेक्शन वाइज आप उसको डाल के रखेंगे देंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उसकी कॉपी आप अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को दीजिए, जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी हैं, और अपने जो कमिश्नर WCD होते हैं उस राज्य के, उनको भेजिए। तो इन सब चीजों में जब आप कॉपी, इवन आप उसकी कॉपी आप JJC को भेज सकते हैं, जस्टिस जुवेनाइल कमेटी को, जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग एजेंसी है हम लोगों की। तो अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो मुझे लगता है वो ध्यान देंगे कि भाई इतनी जगह कॉपी गई है, कहीं से कुछ पूछताछ तो हो सकती है। जी धन्यवाद सर। जी, और किसी का प्रश्न है? नहीं तो समाप्त करें। वैसे तो जा चुके हैं प्रियंक जी। सेक्शन 94 है जेजे की, जो मैंने बताया ना आपको BOT टेस्ट के लिए। सर जी सर। टेलीफोन डायरेक्टरी के लिए सर एक निवेदन था सर। सारे देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी का जो आपने प्रश्न रखा था, आप एक बार फिर वो यही जवाब देते कि आप खुद कीजिए। हर राज्य की बनी हुई है, हम CCF में आपको बना के दे सकते हैं, उस पर हम एक काम कर सकते हैं। आपका सुझाव कि हम पूरे देश की एक डायरेक्टरी बनाए और सर्कुलेट कर लें, ये हम कर सकते हैं। जी भाई साहब, ऑफिस से नहीं होता है सर। जी हम इस पे हम काम कर सकते हैं। जी सर, मैं बोलूं सर? जी रखें अपनी बात। हाँ चौबे सर नमस्ते, मैं लातूर महाराष्ट्र से CWC मेंबर एडवोकेट रजनी गिरवलकर बात कर रही हूँ। सुन पा रहे सर? हाँ सुन रहा हूँ जी।
हाँ, अभी प्रियंक सर ने एक बहुत बड़ा और अच्छा एक इशू उठाया यहाँ पर कि जितने भी CWCs है महाराष्ट्र में, खास करके मैं बोलूंगी कि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो यूनिसेफ का है, और यूनिसेफ जो है वो NGO को अलॉट करती है, और ज्यादा CWC मेंबर्स या प्रेसिडेंट जो भी है वो NGO के थ्रू होने की वजह से जो मेंबर या प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं वो ज्यादा तो NGO के रिलेटेड होते हैं। इसलिए मेरा भी ये कहना है कि इस तरह की गई अपॉइंटमेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों के हित में ना होकर वो NGO के हित में होती है। आप भी इस पे जरा ज्यादा तवज्जो देंगे तो ये काम और अच्छी तरह से हम इनपुट लेके कर सकेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है सर। धन्यवाद। आप महाराष्ट्र चैप्टर में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ? हाँ, ग्रुप में हूँ सर मैं। जी, तो आप एक अपना नाम लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने नंबर डाला है, इस बारे में हम आपसे चर्चा कर लेंगे। जी, मैंने अभी मेल भी कर दिया है आपको। जी, ठीक है। जी, थैंक यू सर, नाइस सेशन। क्रिस्टीना जी, मैं आपका प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज, आपका माइक बंद है। सर जी, नमस्कार सर। हेलो सर, हेलो सर, आई एम फ्रॉम असम सर। हेलो सर, नहीं, हेलो सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है, बोलिए, आगे बढ़िए। सर, आई एम फ्रॉम असम सर। सर, आई एम फ्रॉम असम सर। यस सर। सर, मेरा नाम क्रिस्टीना नहीं है सर। अच्छा, मेरा नाम दीभा सिन्हा है। ओके। बोल सर, मेरा लड़की का है। अच्छा, आ गया सर, बट माय नेम इज दीभा सिन्हा। ओके, बाहू असम से। जी, ठीक है। जी, शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? CSP शुक्ला जी सर। जी, हेलो जी, हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय द्वारा एक घरौंदा आश्रम चलता है सागर में, तो CWC द्वारा भेजा गया बच्चों को क्या उसको स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया जा सकता है क्या सर आश्रम को? मैं समझा नहीं प्रश्न आपका। क्या है सर, हाँ, अपने सागर में मानसिक विकलांग बच्चे हैं। जी, वो घरौंदा आश्रम चलता है। शुक्ला जी, आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा ना, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। जी, आप चूंकि मेरे पड़ोस में है इसलिए मैं लिबर्टी ले सकता हूँ, फोन पे बात कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। मैं पूछ सकती हूँ सर, क्या ना आप क्वेश्चन सर? आपका वॉइस आ ही नहीं रहा है मुझे, आप प्रश्न रखिए अपना। अच्छा सर, हम लोग का गुवाहाटी में एक लड़का है CCI में सर जी। लड़का का हाथ में स्टैचू है, टैटू है सर। जी, एक मीटिंग में हूँ, बताते हैं। गुड इवनिंग जी। वहाँ पर मैं एक कॉन्फ्रेंस में हूँ। मैं लड़का का हाथ में टैटू है सर जी। वहाँ पर उसका नाम लिखा है, जिला लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लिखा है और कुछ नहीं सर। बट हम लोग वो SR का भेज दिया था आउट स्टेट में, बिहार का, तो वहाँ से SR नहीं बैक हो रहा है सर। तो आप हमारे उसकी जानकारी आप हमसे शेयर कर लीजिए। बिहार के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे आग्रह कर लेंगे उस पे काम करने के लिए। किस जिले के? मैम से आग्रह है कि वो मुझसे शेयर करें। मैं पश्चिम चंपारण बेतिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैम मुझसे शेयर करें, मैं इसमें जानकारी पूरा कोशिश करूंगा कि मैडम को उपलब्ध हो जाए। जी, आप मैडम हमसे शेयर करिए, मैं बिहार CWC से संपर्क करा के आपका काम हो जाएगा। जी, थैंक यू। योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं छोटा सा कहना चाह रहा हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा अभी स्कीम दिया है। अभी हम लोगों ने इंदौर में भी 9 बच्चों को कल इसका लाभ दिला दिया है।
5,000 वाली स्कीम, उच्च शिक्षा वाली स्कीम, राशन वाली स्कीम। जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, जो कमाने वाला पिता है वो चले गया है, तो उसके जाने के बाद भी परिवार में कमाने वाला कोई नहीं, उसको भी ये लाभ मिले सर। योगेश जी, आप CWC इंदौर से हैं? जी सर जी। तो देखिए, जो अपनी स्पॉन्सरशिप योजना है राज्य शासन की जी, उसमें सिंगल पेरेंट्स के लिए भी है, अगर दोनों पेरेंट्स नहीं है तो भी है, 5-6 और BPL परिवार के लिए, तो आप उसको स्पॉन्सरशिप का लाभ बिल्कुल दिला सकते हैं, मिलना ही चाहिए उसको। जी 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 सर। ठीक है, और बाद में चाहिए तो आप मेरे से चर्चा कर लीजिएगा, बात कर लेंगे हम। जी, हमने लिस्ट बना ली है, हमने लोगों से आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लेना चालू कर दिया, सिंगल पेरेंट से भी। जी जी, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर। आपके यहाँ तो एक दुबे मैडम भी है, मेरी बहुत अच्छी परिचित की हैं। हाँ, जानती मैडम अभी हाल ही बात। जी 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 जी, बोलती है वो, आपकी तारीफ करती है। जी जी जी, ठीक। हाँ जी, पांडे सर आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरा निवेदन यही है कि हम लोगों की संपर्क आपसे बना रहे, इसी ग्रुप में आप अपना नंबर डिस्प्ले कर दीजिए सर, जिससे कि मैं छत्तीसगढ़ कोरिया जिले से CWC मेंबर हूँ जी। तो आपसे हमारी समस्या, उपलब्धि और आपसे शेयर होता रहे, और हम चाहते हैं कि सर्वोत्तम हित के लिए हम बेहतर कार्य कर सकें और आपका अनुभव का लाभ लेते हुए हम उन बच्चों को दे सके जिसके लिए हमारी नियुक्ति हुई। मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है, और जो पोस्टर हमारा बनता है उस पे मेरा नंबर भी है और टोल फ्री नंबर भी है। आप टोल फ्री नंबर पे भी बात करेंगे तो हमसे बात हो जाएगी। अच्छा सर जी, देर रात भी आपसे सहयोग लेना चाहें तो बिल्कुल 24 आवर्स आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम इसी समय पे 4 बजे। सभी को नमस्ते, धन्यवाद सर। प्रणाम सर। सफल आयोजन पर हार्दिक बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। नारायण बाहेती, CWC खंडवा। बाहेती जी नमस्कार। कैमरा इधर पता नहीं। हेलो। हाँ नमस्कार जी सर, नमस्कार। बाहेती जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। नितिन जी, वैसे आप थे नहीं क्या, अभी जुड़े हैं क्या? नहीं सर, पहले से जुड़ा था, अभी माइक अभी खोला सर। नितिन जी भाई साहब नहीं दिखे मुझे, नितिन शुक्ला जी। जी भाई साहब। अभी जुड़े हैं क्या आप? जी भाई साहब, हॉस्पिटल गया था, ब्रदर की ट्रीटमेंट चल रही थी। सब खैरियत तो है? हाँ, दोनों भैया और भाभी दोनों पॉजिटिव हो गए थे। अरे
तो उसमें चलिए, लगा था। अभी भी लोग जुड़ रहे हैं पर अब तो खत्म हो गया है। अब आपसे बात हो गई ना सर हाँ सबसे। हाँ, जी 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 भाई साहब। इसलिए अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा तुरंत ऑन कर लो। जी जी। और कैसे हैं भाई साहब? बस ठीक है भाई साहब, सब खैरियत है, बढ़िया है। जी 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 जी। आज मतलब मुझे लग रहा है करीबन 270 लोग करीब जुड़े थे। अच्छा, अरे वाह। 260-70, बहुत लोग जुड़ नहीं पाए क्योंकि मैसेज आ रहा था, मैं ले नहीं पा रहा था। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया ना भाई साहब अपना। जी 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 भाई साहब। बाहर के भी रहते हैं, इंडिया के भी हाँ हैं, सभी हाँ स्टेटों के। जी। नहीं, अच्छा अच्छा है मुहिम भाई, सब बधाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब भाई साहब, सब आप लोग एक साथ मिलके मेहनत किया है, सबकी मेहनत का फल है। लेकिन प्रेरणादायक तो है आपका सबका काम भाई साहब का, राजेंद्र जी भाई साहब भी सब, है ना? और चलिए सब भाई साहब, मिलते हैं। जी जी, ठीक है। गाड़ी को